करते हैं जी। तो कल जो आपका टेस्ट था, पहले मैं उसके सॉल्यूशन डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक correspond to an element with the lowest ionization energy। ठीक है, आपको कॉन्फ़िगरेशंस दी गई हैं और आपसे पूछा गया है कि लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इनमें से किस एलिमेंट की है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो 1s2 2s2 2p3, तो ये किसकी कॉन्फ़िगरेशन है जी? किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है? ये लिखी है नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। ठीक है जी, तो ये 9 लिखी है फ्लोरीन की। ठीक है, 1s2 2s2 2p6 ये लिखी है इसकी, नियॉन की। 1s2 2p6 3s1 ये लिखी है सोडियम की। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इज सोडियम। क्योंकि आपको पता है लेफ्ट से राइट जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करती है? इंक्रीज करती है। ठीक है, क्लियर हुई आपको ये बात? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं कौन कौन सी मेटल जो है वो सेम ग्रुप से बिलोंग करती हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे तो उसमें है सोडियम मैग्नीशियम। ठीक है, तो सोडियम मैग्नीशियम सेम ग्रुप से बिलोंग नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि देखो, जो सोडियम है वो तो ग्रुप 1 में आती है, जबकि मैग्नीशियम जो है वो ग्रुप 2 में आती है। तो ये तो आंसर होगा कि नहीं होगा? ये आंसर नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है मैग्नीशियम कॉपर। ये भी बिल्कुल मैग्नीशियम कॉपर हो सकता है। देखो, सोडियम के बाद क्या आता है? पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम। और यहाँ पर क्या आता है? मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। तो मैग्नीशियम और कैल्शियम होते हैं ग्रुप में, ना कि मैग्नीशियम और कॉपर। तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है मैग्नीशियम और पोटाशियम। ये भी गलत हो गया, क्योंकि जो पोटाशियम है वो देखो ग्रुप 1 में आता है, जबकि मैग्नीशियम जो है वो ग्रुप 2 में आता है। तो ये भी गलत हो गया। मैग्नीशियम और बेरियम ये एक ग्रुप में आते हैं। कहाँ आते हैं? मैग्नीशियम और बेरियम। देखो, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। ठीक है, तो बेरियम और मैग्नीशियम जो है वो एक ग्रुप में आते हैं। तो क्या आपको ये आंसर क्लियर हुआ? यस। ओके, देखो, आप अपने आंसर्स को ना अपने आप एनालाइज कर सकते हो कि आपके कितने सही हैं या कितने गलत हैं, अगर आपने सॉल्व किया है तो, है ना? ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एटॉमिक नंबर्स ऑफ 4 एलिमेंट्स आर गिवन बिलो, विच इज नॉट एन एल्केलाइन अर्थ मेटल। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि एटॉमिक नंबर किस एलिमेंट्स के हैं, किन एलिमेंट्स के हैं, है ना? तो एटॉमिक नंबर 4 किसका होता है जी? बेरिलियम। 4 होता है बेरिलियम का, 12 होता है मैग्नीशियम का, 20 होता है कैल्शियम का, 13 होता है एल्यूमिनियम का। अब हमसे क्या पूछा है? द एटॉमिक नंबर ऑफ 4 एलिमेंट्स आर गिवन बिलो, विच इज नॉट एन एल्केलाइन अर्थ मेटल। तो आंसर है एल्यूमिनियम। क्योंकि एल्यूमिनियम जो है वो किस ग्रुप में आती है? अभी हम पी ब्लॉक स्टडी करेंगे तो हम पी ब्लॉक में देखेंगे कि जो ग्रुप नंबर 13 होता है, जिसको बोरोन फैमिली बोलते हैं, तो एल्यूमिनियम जो है उस फैमिली का मेंबर है। जबकि जो एल्केलाइन अर्थ मेटल आप बोलते हो वो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को बोलते हो, है ना? तो एल्यूमिनियम जो है वो एल्केलाइन अर्थ मेटल नहीं है, जबकि बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम एल्केलाइन अर्थ मेटल्स हैं। तो क्लियर हो गया आपको ये आंसर भी? यस यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, नोबल गैस NS2 इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ। तो देखो, मैंने आपको जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था
तो मैंने आपको बताया था इसमें बहुत अच्छे से कि जो एस ब्लॉक होता है, एस ब्लॉक में हमारे पास दो ग्रुप आते हैं, एक फर्स्ट ग्रुप और एक सेकंड ग्रुप। एक को एल्कली मेटल बोलता हूँ, एक को एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलता हूँ। तो जो ग्रुप वन है उसकी कन्फिग्रेशन होती है हमारे पास नोबल गैस NS1, और ग्रुप टू की होती है नोबल गैस NS2। ठीक है, तो आंसर बहुत क्लियर है। तो आंसर आ जाएगा आपके पास एल्केलाइन अर्थ मेटल। क्या आपको क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? यस Yes, सर। sir. तो देखो आपको लेवल ऐसा जैसा ही रहेगा, है ना, क्वेश्चंस का लेवल आपको इसी तरीके का रहेगा। बट वो जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी ना, आप कितने जल्दी आंसर देते हैं, कितने कम टाइम में कितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग, तो वो वहां पर मेरे अकॉर्डिंग जो है वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन तो ये सभी सॉल्व कर लेंगे, बट कुछ जो है वो इन क्वेश्चंस को फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सॉल्व करेंगे, कुछ के लिए टाइम लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डायगोनल रिलेशनशिप का कंसेप्ट। तो ये कंसेप्ट मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर से बता देता हूं। देखो जरा, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, है ना, और बेरिलियम के नीचे क्या आता है? मैग्नीशियम, कैल्शियम, सॉरी, मैग्नीशियम के बाद क्या आता है यहाँ पर? एल्यूमिनियम। ठीक है, और एल्यूमिनियम के बाद आता है सिलिकॉन। तो बेरिलियम किसके साथ डायगोनल रिलेशनशिप दिखाता है? एल्यूमिनियम। Beryllium shows diagonal relationship with aluminium. ओके, अब देखो इन्होंने लिथियम का पूछा है, तो लिथियम कहाँ आएगा? लिथियम इससे पहले आएगा। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, और यहां पर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। तो लिथियम शोज डायगोनल रिलेशनशिप विद मैग्नीशियम। तो मैं ये लिख ही देता हूं यहां पर कि जो लिथियम है वो किसके साथ डायगोनल रिलेशनशिप दिखाता है? मैग्नीशियम के साथ। बेरिलियम किसके साथ दिखाता है? एल्यूमिनियम के साथ। बोरोन किसके साथ दिखाता है? सिलिकॉन के साथ। तो प्लीज आप ये अच्छे से लिख लो। ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज डायगोनल रिलेशनशिप। और डायगोनल रिलेशनशिप होता क्या है? द सिमिलैरिटी इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स विच आर प्लेस्ड डायगोनली विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। जो सेकंड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट हैं जो एक दूसरे के साथ डायगोनली प्लेस्ड हैं, वो एक दूसरे के साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। मतलब उनकी प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटी कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। दिस इज डायगोनल रिलेशनशिप। ठीक है, तो लिख लिया होगा आई थिंक आपने ये। उसका आंसर आ जाएगा आपके पास कौन सी ऑप्शन? सी ऑप्शन, है ना। सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, मेटल्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल आर। फिर से वही क्वेश्चन आ गया उसी तरीके का, बताओ। आंसर इज मैग्नीशियम एंड सी। ठीक है, तो देखो जिसका एक क्वेश्चन ठीक था ऊपर वाला, उसका ये क्वेश्चन भी ठीक हो जाता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पीज ऑफ एल्कली मेटल आयंस इज। देखो अगर आपको याद हो तो जब मैं ये चैप्टर करा रहा था तो मैंने आपको हाइड्रेशन एंथैल्पी के बारे में बताया था। देखो जिस आयन का साइज छोटा होगा, ठीक है, उसको ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे। ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल छोटे आयन को सराउंड करेंगे, उसका मतलब ये है कि उस छोटे आयन का हाइड्रेशन स्फीयर बड़ा होगा। अगर उसका हाइड्रेशन स्फीयर बड़ा होगा तो उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। मोर। आप इस चीज को इस तरीके से समझ सकते हो। देखो देखो ये लिथियम पॉजिटिव सबसे छोटा साइज में है, तो इसको बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर सकते हैं इस तरीके से।
जब इस लिथियम को बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे तो इसका जो हाइड्रेशन स्फीयर होगा वो बहुत बड़ा हो जाएगा। और अगर हाइड्रेशन स्फीयर इसका बड़ा होगा तो इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि आपको पता है डाउन द ग्रुप साइज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो जैसे जैसे साइज इंक्रीज करेगा वैसे वैसे हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, क्योंकि सीजियम का साइज बड़ा है तो उसको वाटर मॉलिक्यूल उसके पास कम आएंगे। ठीक है, तो ऑर्डर क्या आएगा, ए ऑप्शन। क्या आपको ये बात क्लियर हुई है या नहीं? Yes, sir. तो देखो डाउन द ग्रुप जो है वो इन आयंस के साइज इंक्रीज करेंगे, मतलब सीजियम पॉजिटिव का आयन जो है, सीजियम पॉजिटिव जो है उसका साइज सबसे बड़ा होगा और लिथियम पॉजिटिव का साइज सबसे छोटा होगा। ठीक, दूसरी बात क्या है कि जब इन आयंस को वाटर के मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे तो लिथियम पॉजिटिव का साइज छोटा होने की वजह से उसके साथ ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल जुड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स को सरफेस एरिया ज्यादा मिल जाएगा, उसको ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे। तो जब ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल उसके साथ जुड़ जाएंगे तो उसका जो हाइड्रेशन स्फीयर होगा वो सबसे बड़ा हो जाएगा। हाइड्रेशन स्फीयर बड़ा हो गया, ये हाइड्रेशन स्फीयर ही तो दिखाया जी आपको, ये हाइड्रेशन स्फीयर ही तो है, ये मैंने आपको हाइड्रेशन स्फीयर ही तो दिखाया। उसका हाइड्रेशन स्फीयर सबसे बड़ा है तो मतलब इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी भी क्या है, सबसे ज्यादा है, इसलिए ये ऑर्डर आया है। यहां तक क्लियर हो गया जी? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग एल्कली मेटल्स इज। आंसर इज बहुत क्लियर, लिथियम। वाई लिथियम? क्योंकि लिथियम का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल उतना ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है जी बात। ये चीज मैं आपको पता कहां करवाऊंगा, रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यूज हैं वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मैंने भी करवा दी है या नहीं करवाई है? नो सर। अच्छा, अभी नहीं करवाई है। तो लिथियम का ना जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। कितना होता है इसका रिडक्शन पोटेंशियल? इसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है -3.05 वोल्ट। सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होने की वजह से ये स्ट्रॉन्गेस्ट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। देखो जितना हाई नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल होगा उतना ही कोई चीज क्या होगी, उतनी ही ज्यादा कोई चीज क्या होगी, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगी। ठीक है जी, क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देगी। ठीक है, इट हैज ग्रेटर टेंडेंसी टू बी ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, अब जिस चीज की सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज्ड होने की टेंडेंसी होगी इट मींस कि वो क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब ये हुआ कि ऑक्सीडाइज होने की पावर किसकी सबसे ज्यादा है, जिसकी ऑक्सीडाइज्ड होने की पावर सबसे ज्यादा होगी वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। Strong reducing agent. तो ये कंसेप्ट यहाँ पर लगना था जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से मैंने बताया है। ठीक है, द ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ एल्कली मेटल्स इन लिक्विड अमोनिया इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, बताओ, अमोनिएटेड Electron. इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास अमोनिएटेड। आई थिंक यहां तक आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, है ना? नेक्स्ट Yes, sir. क्वेश्चन बहुत आसान, बताओ जी आंसर। C.
नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्स्टनर केल्नर सेल। देखो इस सेल में हम क्या करते हैं, हम NaCl की इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। और क्या बनता है इस सेल में, किसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज होता है, NaOH की, सोडियम हाइड्रोक्साइड की। सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। स्लेक्ट लाइम किसको बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। CaOCl2 ट्वाइस किसका फॉर्मूला है, बेकिंग पाउडर का है ना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का क्या फॉर्मूला होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, कौन बताएगा जी। बताओ जी, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला किसको बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ना। तो जब भी क्वेश्चन करते हो ना, तो जो साइड में ऑप्शंस निगलेक्ट होती हैं उनका सिग्निफिकेंस भी समझा करो कि वो ऑप्शंस क्यों नहीं हुई। ठीक है। मिल्क ऑफ लाइम किसको बोलते हैं, ये मैंने आपको बताया है, मिल्क ऑफ लाइम। बताओ जी, मिल्क ऑफ लाइम किसको बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही बोलते हैं, स्लेक्ट लाइम को ही मिल्क ऑफ लाइम बोलते हैं। समझ गए, यहां तक क्लियर हो गया जी सबको। यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। बताओ, पीओपी का फॉर्मूला क्या है, बहुत आसान, डी ऑप्शन। ए ऑप्शन किसका फॉर्मूला है, जिप्सम का। जो बी है वो किसका है, कैल्शियम सल्फेट का बनता है। जब मैंने आपको बताया था ना कि जो मैंने आपको टेम्परेचर बताया था, उस टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पे अगर मैं जिप्सम को हीट करता हूं तो वो कैल्शियम सल्फेट के हार्ड मास में चेंज हो जाती है, जिसको हम डेड बर्न्ट प्लास्टर बोलते हैं। ठीक है जी, इतनी बात आपको क्लियर हो गई है। और ये जो कैल्शियम सल्फेट और MgCO3 बचा, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज डोलोमाइट। ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डोलोमाइट बोलते हैं। यहां तक क्लियर हो गया जी। यस। किसका और होता है डोलोमाइट, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कली मेटल हैव लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। बताओ, देखो आपको अच्छे से पता है कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करती है, इंक्रीज। आयोनाइजेशन एनर्जी कम उसकी होगी जिसका साइज छोटा होगा कि बड़ा होगा। देखो आपको पहले आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब बताता हूं। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम है, उस आइसोलेटेड गैसियस एटम के वैलेंस शेल का या जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन होगा, उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी की आवश्यकता होगी, उसको मैं आयोनाइजेशन एनर्जी बोलता हूं। तो आपको इन सब में साइज का ऑर्डर बहुत अच्छे से पता है। आपको पता है कि लिथियम का साइज सबसे छोटा है और सीजियम का साइज सबसे बड़ा है। तो सीजियम का साइज सबसे बड़ा है, तो सीजियम में न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस कम होगा कि ज्यादा होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स नए नए आते रहेंगे। ठीक है,
तो अगर न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन की दूरी सबसे ज्यादा है, तो इट मींस कि जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस है उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रांग होगी कि वीक होगी, डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से weak, वीक हो वीक होगी। तो इट मींस कि उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी सबसे कम चाहिए। कम लगेगी। तो मतलब आंसर इज B, सीजियम। क्या आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ जी सबको? यस नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एल्केली मेटल्स इन द ग्रुप इज। B, बी आंसर, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। आंसर आ जाएगा इसका बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एल्केली मेटल हैविंग एन आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? C, NS1, NS, बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्केली मेटल इन ईच पीरियड है। अब इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाते हैं जी। देखो, हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगी या नहीं होगी? देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर मैं पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाता हूं तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी बढ़ती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती है, लेकिन साइज कम होता है। कम, तो आंसर मिल गया होगा। तो एल्केली मेटल का साइज सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि लेफ्ट से राइट जाने पर बाकी ये सारी चीजें क्या हो रही हैं? increase, जो ठीक डिग्री। है, एल्केली मेटल का लार्जर साइज इसलिए है क्योंकि जब मैं लेफ्ट से राइट जाऊंगा तो साइज डिक्रीज करेगा। ठीक है, जबकि हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इनकी हो नहीं सकती। हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी तब होती इनकी जब ये अपने इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट ना करते, बिकॉज आपको पता है मेटल हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। अब अगर मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की है तो उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी हाई कैसे हो सकती है? तो वो लो होगी। समझे इस बात को? क्या आपको ये बात Yes, sir. समझ में आई? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी आपको पता है, पीरियोडिक टेबल में जब आप लेफ्ट से राइट जाते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या करती है? Increase, इंक्रीज करती है। तो इनकी हाईएस्ट तो हो नहीं सकती, है ना? और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी हाईएस्ट नहीं हो सकती। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉन अफिनिटी? जो इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए एनर्जी लगती है वो इनकी हाईएस्ट नहीं होगी। ठीक है, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेंगे ना कि गेन करना चाहेंगे, है ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, सोडियम। अब देखो इस क्वेश्चन में जो ये मैंने आपको 18th क्वेश्चन बताया, अगर मैं इसमें इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करता, आप आंसर देना इस क्वेश्चन का, है ना? मैं इस क्वेश्चन की ऑप्शंस को अगेन थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। ये तो आंसर मैंने आपको बता दिया कि लार्जेस्ट साइजेस का भी आंसर है। अब मैं ऑप्शंस बदल रहा हूं। ए ऑप्शन इज स्मॉलेस्ट साइज, बी ऑप्शन इज लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सी ऑप्शन इज हाईएस्ट
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डी ऑप्शन इज नन ऑफ दिस। तो क्या आंसर आप देना चाहेंगे इस क्वेश्चन का? लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी है सेकंड ऑप्शन। हाँ जी, लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है तो ये सेकंड आंसर ऑप्शन। होना चाहिए, लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। बिल्कुल सही बात है जी, आंसर हो जाएगा बी। लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब ये हुआ कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एफर्ट या ज्यादा एनर्जी बाहर से रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि मैंने आपको अभी बात बताई, मेटल हैज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देंगी, तो वहां पर जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो कम होगी। तो अगर मैं यहां पर ऑप्शंस में इस तरीके के ऑप्शन करता तो आंसर फिर लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होता, क्योंकि साइज तो मैंने स्मॉलेस्ट लिख दिया, स्मॉलेस्ट तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाने पर साइज डिक्रीज करता है, तो एल्केली मेटल तो सबसे पहले आते हैं, तो साइज तो उनका सबसे छोटा नहीं हो सकता है। क्या आपको इतनी बातें क्लियर हो गई जी सबको? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम मेटल इज केप्ट इन, तो ये तो बताने की भी आवश्यकता नहीं है, क्या आंसर होगा इसका? केरोसिन ऑयल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सस्पेंशन ऑफ स्लेक्ड लाइम इन वाटर इज कॉल्ड। सस्पेंशन ऑफ स्लेक्ड लाइम इन वाटर का मतलब हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर, है ना? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर को क्या बोलता हूं मैं? उसको बोलता हूं मिल्क ऑफ लाइम, है ना? और मिल्क ऑफ लाइम का मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है बात? सस्पेंशन ऑफ स्लेक्ड लाइम का मतलब हुआ कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम इन वाटर, तो ये किसमें चेंज हो जाती है? ये चेंज हो जाती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, जिसको क्या बोलता हूं मैं? मिल्क ऑफ लाइम बोलता हूं। ठीक है जी, तो मैंने आपको सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं, आप एक बार इन क्वेश्चंस को रिव्यू कर लो। अगर किसी भी क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन में कोई डाउट है या किसी आंसर में कोई डाउट है तो आप मुझे बताओ, मैं उसको अगेन आपको क्लियर करता हूं। देखो, क्वेश्चंस का लेवल ऐसा जैसा ही रहेगा जैसा मैंने आपको पेपर डाला हुआ है, तो अगर आप इसमें मतलब 15, 16, 17, 18 के आसपास स्कोर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। 15 नहीं बोलूंगा बहुत अच्छी, बट 16 से 18 क्वेश्चन अगर आप ठीक कर रहे हैं इसमें। भेजे आपने जैसे टेस्ट का कोई सॉल्यूशन भी किसी ने नहीं भेजा, कल सॉल्व किया था जी ये? यस सर। कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं? सर 15 है। ओके ओके ओके, ठीक है जी, ठीक है, अच्छी बात है। तो देख लो, किसी क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट है तो ठीक है, अदरवाइज फिर मैं कल आपको ना पी ब्लॉक स्टार्ट करवाऊंगा। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये जो भी मैं टेस्ट बना के दे रहा हूं इनको अच्छे से संभाल के रखो, ये बहुत काम आने वाले हैं आपके। ठीक है, ओके सर। मतलब क्योंकि देखो ना, कल को हम कोई चैप्टर रिवाइज करते हैं, रिफ्रेश करते हैं चैप्टर, तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमने उस चैप्टर के लेवल को अटेन कर लिया है, मतलब वो चैप्टर अब हमें आ गया है। जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो तब आपके लिए ये सारे क्वेश्चन नए हो जाएंगे।
देखो एक पीडीएफ तो आपको ऐसी मिल रही है जिसमें कोई टिक नहीं लगा है, कोई कुछ नहीं लगा है ना, कोई मार्किंग नहीं लगी है, ठीक है, तो उसको अलग से रखना, और जो सॉल्यूशन वाली है उसको अलग से रखना। सॉल्यूशन वाली की जरूरत आपको तब पड़नी चाहिए जब आपको मतलब ऐसा लग रहा है कि यार कोई क्वेश्चन मैंने कभी देखा ही नहीं है, कभी सुना ही नहीं है। अब तो देखो आपने एक बार खुद इनके ऊपर एफर्ट डाला, एक बार मैंने आपको इनको विद एक्सप्लेनेशन सॉल्व करवाया, तो अब फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इनमें। ठीक है जी। Yes, sir. कोई और डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम कल नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगर अभी स्टार्ट करूंगा तो अभी उसका इंट्रोडक्शन भी नहीं हो पाएगा। Okay, sir. तो कल स्टार्ट करते हैं जी फिर अपना नेक्स्ट चैप्टर, है ना। अगर आपको कोई और भी डाउट हो किसी भी पुराने पेपर में, किसी पुराने क्वेश्चन में, तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और देखो अगर आपको मान लिया कि किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई डाउट है, या किसी टेस्ट में कोई डाउट है, किसी असाइनमेंट में कोई डाउट है, जो आपको ऐसा लगता है कि मैंने डिस्कस किया है या नहीं किया है, या डिस्कस हो पाया या मैंने उसकी आंसर की भेजी है, तो आप उसमें उस पीडीएफ को मेरे को मार्क करके ग्रुप में ही भेज सकते हो कि सर ये क्वेश्चन बता देना। तो मैं आपको या तो एक्सप्लेनेशन वहीं पे दे दूंगा, या नेक्स्ट डे जब क्लास होगी तो उसमें दे दूंगा, है ना। बट आपने क्वेश्चन पूछना जरूर है, क्वेश्चन करने की Right, कोशिश sir. करनी है, वो इम्पोर्टेंट है ना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे जी, थैंक यू।